होगा, ठीक है। तो मैं एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं कि अब मैंने बहुत सारा पोर्शन तुम लोग को पढ़ा दिया है, तो अब मैं टेस्ट आराम से ले सकता हूं, ठीक है। जो बेसिक बेस बनाने वाला पार्ट था वो मैंने कर दिया है, तो अब मैं एवरी मंडे टेस्ट लूंगा। अब कोई बेईमानी नहीं करोगे, समझ रहे हो ना? हर मंडे टेस्ट होगा, मैथ फिजिक्स। शुरू में मैथ ज्यादा लेंगे, बाद में फिजिक्स भी पूरा लेने लग जाएंगे। ठीक है ना सबको ये? हाँ बोलो। सर। तभी हाँ सर। तभी तुम लोग का रिवीजन हो पाएगा। बिना प्रेशर के जो है ना, काम होता नहीं है। सर हर मंडे। टॉपिक बता दीजिए। हाँ, हाँ टॉपिक सर, बता देंगे, ये टॉपिक बात तो। बता देंगे, टॉपिक बता देंगे। हर फ्राइडे या थर्सडे को ही टॉपिक अनाउंस हो जाएगा। मैसेज डाल देंगे कि किस पे टेस्ट होगा। ठीक है। ठीक है। पहले शुरुआत में थोड़ा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देंगे, रहेगा मतलब कुछ आसान भी रहेगा, कुछ टफ भी रहेगा, ठीक है। तो तैयारी ढंग से करना। अब बोर्ड तुम्हारा साथ में कवर हो जाएगा। A semicircular wire has a length L and mass capital M. ठीक है। A particle of mass small m is placed at the center of the circle. लेंथ कैपिटल एल है, मास कैपिटल एम है। अच्छा, प्लेस सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द वायर। ओ, ठीक है। तो क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है? कुछ इस तरह का सिनेरियो है। सेमी सर्कुलर हाँ। वायर है और इसके सेंटर में लेंथ एल, यानी कि वायर का तुम्हारा ये जो लेंथ है अलोंग द पेरिफेरी, अलोंग द पेरिफेरी जो एल जो है तुम्हारा, वो क्या है, पाई इंटू आर हो जाएगा। अगर ये आर तुम इसका रेडियस लिए हो तो हो जाएगा ना जी। हम्म और ये जो यहाँ पे सेंटर पे जो है एक मास एम रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल एम है। फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल ड्यू टू वायर। ठीक है। तो वायर के कारण इस पे क्या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा? हम्म तब कैसे करोगे? आशीष, दिमाग लगाओ। वायर का कुछ सर्टेन थिकनेस होगा। इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, इंटीग्रेट। करेक्ट करेक्ट, इंटीग्रेट करना होगा। तो कोई एक सपोज करो यहाँ से लेते हैं और यहाँ से तुम कुछ थीटा एंगल पे लो, थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लो। हम्म तो ये नहीं, एक सेकंड, ये थीटा एंगल पे लो। और यहाँ तुम आ, एक सेकंड, हम्म थीटा एंगल पे लो और ये तुम्हारा रेफरेंस वाला लाइन है। हम्म और यहाँ पे ये एंगल तुम स्ट्रिप ले रहे हो, स्ट्रिप जो है डी थीटा बना रहा है, तो ये स्ट्रिप है तुम्हारा, ठीक है। तो ये स्ट्रिप का लेंथ क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिप मान लो, ये स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप जो है तुम्हारा इसका मास डीएम है। हम्म और ठीक है। तो अब तुम्हारा इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा, सपोज करो डीएम जो है एम को कैसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये जो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस एलिमेंट के कारण, वो कुछ ऐसा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा ना जी। इसी के टुवर्ड्स लग रहा होगा, इसको बोल दे रहे हैं हम डीएफ। हम्म
समझ रहे हो? बोलो। हाँ तो ये डीएफ जो है, ये डीएफ फोर्स जो है, ये क्या हो जाएगा, जी इंटू एम डी एम बाय आर स्क्वायर होगा। अनीशा बोलो। हाँ अब डीएम मास क्या होगा? डीएम जो है इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है इस एलिमेंट का क्या है, आर डी थीटा है। इसका लेंथ जो है यहां से यहां, ये आर डी थीटा ही हो जाएगा ना जी। बताया था ना मैंने, आर्क लेंथ इक्वल टू एस, एस इक्वल टू आर थीटा, जो एंगल इनक्लोज कर रहा है सेंटर पे, होगा ना? अनीशा बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ। तो अब मास पर, इसका मास जो डीएम जो है, ये हो जाएगा, पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालोगे एम बाय एल, ठीक है, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया, और इनटू तुम्हारा, अब ये जो लेंथ है इसका बचा हुआ, ये जो लेंथ है वो क्या है, आर डी थीटा। तो डीएम तुम्हारा यही हो गया। तो ये डीएम का वैल्यू तुम इसमें डीएफ में रख दो, जी एम कैपिटल एम बाय एल इंटू आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। एक तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट का भी तैयारी हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी इसी तरह से करते हैं। तो इसके बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैट ही शुरू करने वाला हूं साथ में। इधर थोड़ा सा बिजी हूं, 2-4 दिन और मतलब लगेगा। नहीं अभी तो, अब तो बिजी नहीं हूं। डी एफ इक्वल टू बाय आर एल डी थीटा, ठीक है। ये हो गया डीएफ तुम्हारा, बोलो। ये हो गया डीएफ फोर्स। अनीशा हाँ सर। अब यहां गौर करो, ये एलिमेंट को तुम वेरी करोगे तो कभी फोर्स तुम्हारा डीएफ इधर, एक सेकेंड, कभी तुमको कौन सा कलर ले लूं, यही कलर लेता हूं। कभी डीएफ तुमको ऐसा होगा, कभी तुमको ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा। तो एक चीज देखो कि इसका जो ये वाला एलिमेंट है, इस फोर्स का जो तुम ये वाला कंपोनेंट लोगे इधर वाला अलोंग दिस, ठीक है, रेड पेन से चलाते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट लोगे, हाँ ठीक है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा कि इधर जो फोर्स आया उसी के कोरस्पॉन्डिंग इधर भी आया आया ना, क्योंकि यहाँ पे फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है डीएफ का, तो डीएफ कॉस थीटा जो है वो एक्चुअली जो है उसको इंटीग्रेट करोगे जीरो आ जाएगा, होगा ना? ध्यान दो, हाँ सर। क्योंकि यहां से यहां तुम जैसे करोगे कि हाँ डी एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इधर आ रहा है, यहाँ पे तुम फोर्स लोगे तो फिर एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर से भी आ रहा है, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो बेसिकली डीएफ साइन थीटा ही बचेगा, डीएफ साइन थीटा जो जिसका की डायरेक्शन ये होगा, हाँ, टुवर्ड्स दिस दिस ये तुम्हारा सेंटर, ये सेंटर ऑफ दिस वायर। अब ये क्या हो गया, हटो। तो डीएफ साइन थीटा बचेगा, डीएफ कॉस थीटा तुम्हारा इंटीग्रेट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो डीएफ साइन थीटा तुम्हारा बचेगा, और इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो तुम पहले अब डीएफ साइन थीटा निकाल लो। नाउ डीएफ साइन थीटा इक्वल टू जी एम एम बाय आर एल डी थीटा इंटू यहां साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया तुमको डीएफ साइन थीटा। अब तुम जब जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है ऑन ये एफ जो है, तुमको ये इंटीग्रेट करोगे डीएफ साइन थीटा तुमको मिल जाएगा। जो नेट फोर्स है ये एफ, जो रिक्वायर्ड है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा। डीएफ साइन थीटा क्या है, जी एम एम बाय आर एल साइन थीटा डी थीटा। थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, देखो यहां से तुम यहां से लेकर के इधर तक जाओगे तो जीरो से पाए, यहां लोगे तो जीरो, इधर आ जाओगे तो पाए 180 डिग्री। तो थीटा को तुम जीरो से पाए वेरी कराओगे तो पूरा तुम्हारा सेमी सर्कुलर वायर कवर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये जी एम एम बाय आर एल तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया।
इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा तो डिफरेंशिएशन में आता है। ठीक है, माइनस कॉस थीटा तो माइनस बाहर ले लो तो हो गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो यानी -1 -1 -2, तो -2 माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब ये फोर्स तुम्हारा आ गया इतना। अब तुम आर जो है क्या हो जाएगा, L/2 पाई, क्योंकि आर तो तुमको दिया नहीं था, एल लेंथ दिया हुआ था, तो आर को तुम सॉरी L/पाई लिखोगे। पाई ऊपर चला गया, 2π/G/m/L²। समझ में आई बात? यही फोर्स हो जाएगा। तो एक्चुअली कहानी क्या है, ये इस तरह का वायर है और ये मास है, इस पे इस तरह से ये एफ फोर्स लगेगा। इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ में आया? देखो ये आंसर है अनीशा, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया सर। ऊपर वाले में डाउट है सर। कौन सा बोलो? अच्छा हाँ, इसमें हाँ, क्या डाउट है बोलो? सर उसका वो F1 और F2 के बीच में तो 90 डिग्री था ना, 45 डिग्री कैसे ले लिया है? अच्छा, F1 और F2 के बीच में कहाँ 90 है, ये इसके बीच में। नहीं, F2 और F3। F2 और F3, F2 और F3 तो मैंने लिखा ही नहीं है। कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला बताओ? F3 नहीं है। नहीं, मैंने इसी को मतलब F2 दोनों को बराबर ही था ना, इसलिए मैंने लिखा है। देखो ये 90 है और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। आइसोसेलेस हो गया तो ये 45 हाँ, ये वो 45 हो जाएगा। उसी तरह से ये 45 और ये 45 हो जाएगा। तो अब ये तो तुम्हारा है, ये दोनों का भी इसी डायरेक्शन में आकर के जुट जाएगा। इस डायरेक्शन वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपस में बैलेंस कर जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ आया फिर से पूछो। हाँ। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, ये लिंक चला जाएगा। टाइम तो अभी 10 मिनट बचा है, 10 मिनट खत्म होगा, उसके बाद हम लोग 4-5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। मतलब 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर से हम लिंक भेज देंगे तुमको। और कोई डाउट नहीं है कि और भी डाउट था? नहीं सर, हो गया। हो गया। तो ग्रेविटेशन अपना लगभग खत्म ही है क्या? वो तुम मेरा वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना। केप्लर्स लॉ वगैरह जो है उसमें था, अभी खत्म तो नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ये सब मैंने बताया हुआ है, देखो जो अब आगे। अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा आगे। मेरा लेक्चर देख लेना ग्रेविटेशन का, ठीक है? देख लिए हो कि नहीं देखे हो? एक देखे हैं। सारा देख लो। हम्म पहला दो में तो सर जो आप पढ़ा चुके हैं वही था। हाँ, हाँ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल। अच्छा, मैंने एक बात बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाँ। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। और मैंने बताया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक, नहीं नहीं सॉरी, माइनस नहीं,
वो क्या हो जाएगा, एफ कंजर्वेटिव डॉट डी एक्स, मतलब एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर फोर्स, और ये दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने बताया है ना, ध्यान दो। हाँ सर। ये हाँ बार बार सर। बताया है। तो एक्चुअली बताता रहा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता था डी डब्ल्यू इक्वल टू, डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव, ठीक है, इक्वल टू एफ, अच्छा ये इंटीग्रेट कर दो क्योंकि ये पूरा ले लिए थे ना, डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू। ये रिलेशन जो है तुम्हारे लिए ब्रह्म वाक्य है। मैं बार बार अब तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही रहेगा। तो अब इस केस में तुमको कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ना। जो हाँ। ये फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अब इसी में ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वर्क डन है। अब यहाँ पे पोटेंशियल की बात आएगी। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है। इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिया है यहाँ पे, इसको नहीं पोटेंशियल एनर्जी बोलो, ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी है। और यही अगर हम dv लिख दें, dv इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जिस मास के लिए बात हो रहा है, जिस मास का तुम मूवमेंट करा रहे हो, ये तुम्हारा हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो है तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल हो गया यूनिट मास के लिए, पोटेंशियल एनर्जी हो गया टोटल मास के लिए। तो अब तुम्हारा du बाय एम जो है ये हो जाता है dv। तो अब यहां से उसी तरह से कंजर्वेटिव फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये तुमको मास इनटू ये वेक्टर, ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर, या इसको ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर, ठीक है। या अभी के लिए रुक जाओ थोड़ा सा। इस केस में तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा जो कि g के बराबर होता है। तो ये बाद में मैं तुमको प्रूव कर दूंगा कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर जो है g के बराबर होता है। तो मास इनटू ई रखते हैं, ई तुम्हारा फील्ड है, ई इज द फील्ड, ई इज द फील्ड हो गया तुम्हारा फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। फील्ड जो है तुम्हारा फोर्स पर यूनिट मास, जैसे पोटेंशियल है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, वैसे फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट मास हो गया। समझ रहे हो? हाँ सर। अब तुम्हारा क्या था, du इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। और अब यहां से एफ कंजर्वेटिव क्या था, मास इंटू फील्ड फोर्स डॉट डी आर। और अब तुम m को इधर लेके आ जाओ, तो du बाय एम इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और यहां से du बाय एम को तुम लिख दोगे dv पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यही तुम्हारा पॉपुलर रिलेशन है जो तुमको हर जगह यूज होगा, ग्रेविटेशन में भी यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज होगा। इलेक्ट्रोस्टैट के केस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाएगा, ग्रेविटेशन केस में ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। तो अब जो है E इक्वल टू क्या हो जाता है, G इन केस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के केस में E जो है G के बराबर हो जाता है, होता है ना जी।
एक्चुअली ये जी तो तुम्हारा देखो, अब एक पॉइंट है, मैं अभी इसको जी नहीं लिखता हूं। जी से तुम किसको डिनोट करते हो? डी को तुम जी को तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको डिनोट करते हो ना। जी हाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ। तो चलो इसको ई ही रहने देते हैं, इसमें मैं लिख देता हूं ई जो है इस केस में ई जो है इस केस में तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है। जी नहीं लिखते हैं, ठीक है। जी तब होता है जब वो तुम्हारा ई इक्वल टू जी नियर सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ से ऊपर या अर्थ के अंदर लेके जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होता है ना जी। ये तो अर्थ के सरफेस के पास ना 9.8 होता है इसका वैल्यू, ध्यान हाँ, दो, बाकी जगह 9.8 नहीं होता है। हाइट का भी चेंज है। हाँ, हाइट के ऊपर से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है घटेगा, क्योंकि मतलब अट्रैक्टिव फोर्स घटता है, दूरी बढ़ती है, अट्रैक्टिव फोर्स घटता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट मास भी, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास भी घटेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ही ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो डीवी इक्वल टू तुमको चेंज इन पोटेंशियल है, और ये तुमको ई जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसको हमेशा याद रखना है। और ये डी आर जो है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, काफी छोटा। ये मैं बार बार तुम लोग को बताता रहता हूं और बताता रहूंगा। डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और तुम्हारा डी यू इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही दोनों फेमस इक्वेशन है, इसको हमेशा ध्यान में रखोगे तो जितना इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन ये सब ऐसे ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, ये सब इसी का गेम है। ये दोनों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन। समझ में आई बात? यही चीज मैं स्प्रिंग में भी करता था ना, स्प्रिंग फोर्स में, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा था? कंजर्वेटिव फोर्स था, है कि नहीं जी? हाँ सर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैंने तुम्हें रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल दे दिया। यही वो रिलेशन है। तो तुम रोटेशन जब कंसिडर नहीं करते थे तो सीधा तुम नॉर्मल रिएक्शन क्या करते थे? सरफेस से सीधा सेंटर ऑफ मास से पास कराते हुए कर देते थे, करते थे ना जी। लेकिन तुम अगर सेंटर ऑफ मास से पास करा दोगे तब तो ये पलट ही जाएगा, तब तो ये पलट ही जाएगा ना। इसको पलटने से कोई नहीं रोक सकता है, इसको पलटने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। हल्का सा भी फोर्स लगाओगे पलट जाएगा। अगर तुम नॉर्मल रिएक्शन यहां से दे दो तो इसको पलटने से रोकने के लिए तुमको नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा? वो इस पॉइंट से पास कर, मैक्सिमम यहां तक, इस सेंटर से यहां तक शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा ताकि ये पलटे नहीं। ये फोर्स और फ्रिक्शन ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं, दे रहे हैं ना जी। हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन है इसके इस पेरिफेरी से हो जाएगा। इसका मोटाई जो है ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा ए यहां से पास हो जाएगा। एक सेकंड, अरे ज्यादा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास करेगा। तो इसको तुमने माना था ए, इसको माना था बी, तो यहां से ये जो है
कितना हो जाएगा a/2, इतना ही जगह इसको शिफ्ट करने का है। तो अब एक्चुअली क्या सिचुएशन है जरा देखो। हमको जो है, हमको फ्रिक्शन का वैल्यू पता नहीं है। फ्रिक्शन का वैल्यू पता है क्या हमको? रोटेशन में फ्रिक्शन का वैल्यू पता नहीं होता है, वो निकालते हैं। फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम म्यू एन हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का म्यू एन हो सकता है, लेकिन इस समय कितना लग रहा है वो हमको पता नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालते हैं, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं चलो P, ये पॉइंट है मेरा P। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा ना जी, बोलो। ट्रांसलेशनल मोशन होगा उससे तो ये होगा ही F माइनस एफ बाय एम, ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अब ये टॉपल अगर नहीं करता है, तो अगर ये टॉपल नहीं करता है तो क्या होगा? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो फॉर नो टॉपलिंग, टॉपल करेगा तो मतलब कि ये रोटेट कर जाएगा। अगर टॉपल नहीं कर रहा है तो यानी कि इसका सारा टॉर्क, नेट टॉर्क इस पे जीरो हो रहा होगा। बोलो अनुभव, होगा हाँ जी? सर, हाँ तो अगर ये टॉपलिंग नहीं हो रहा होगा, इसका नेट टॉर्क जीरो होगा। तो पॉइंट P के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट तुमको नेट टॉर्क इसका जीरो होना चाहिए। तो हम पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P के अबाउट तुम्हारा किसका किसका टॉर्क आएगा? फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है, बोलो, है ना? हाँ अच्छा, यहां पे n इक्वल टू एम जी हो रहा होगा क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ये कांटेक्ट छोड़ नहीं रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है, तो n इक्वल टू एम जी भी होगा ही होगा। ये होगा ना जी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रही बात? आशीष बोलो। हाँ सर, हाँ हम्म, ये आया आयुष? नहीं आया, इतना इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दे रहा है। फॉर नो टॉपलिंग नेट टॉर्क तुम्हारा जीरो। ठीक है, तो अब नेट टॉर्क जीरो करने के लिए अब देखो किसका किसका क्लॉकवाइज टॉर्क किसका किसका रहेगा? सारा क्लॉकवाइज टॉर्क पहले देखते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क तुमको किसका आएगा? इसका आएगा, इस फोर्स का आएगा, एफ का। और एफ का क्लॉकवाइज टॉर्क क्या आएगा इस पॉइंट के अबाउट? एफ इंटू बी, यही ना आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारा बी है ना? तो ये तुमको एफ बी हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये फ्रिक्शन, अच्छा ये फ्रिक्शन का तो टॉर्क है ही नहीं यहाँ पे। और ये एम जी का कैसा टॉर्क आएगा? इसका भी क्लॉकवाइज टॉर्क ही रहेगा। देखो एम जी यहां से, हाँ एम जी इंटू क्या डिस्टेंस? a/2 ना, क्योंकि इस पॉइंट से a/2 पे है, a/2 है ना जी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? a/2 ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ तो एफ बी प्लस एम जी इंटू a/2। ठीक है, और किसका क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा? तुमको लगता है हो गया? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अब नॉर्मल किसका? नॉर्मल का आप देखते हैं, नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। देखो इस पॉइंट के बाद लोगे तो नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो कितना आएगा? एन इंटू क्या? यहां से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, दैट इज
mga। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे तुम्हारा अब अगर तुमको इसका बैलेंस क्रिएट करना है, अब अगर तुमको बैलेंस क्रिएट करना है, तो अगर इस सिचुएशन में तुमको एक्चुअली किया क्या मैंने, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं मैं गलत पॉइंट ले रहा हूं, मुझे इस पॉइंट के से लेना चाहिए, क्योंकि ये तो यहां से उठ सकता है, नॉर्मल रिएक्शन में यहां से पास करा रहा हूं। ठीक है, मुझे पॉइंट लेना है ये, क्योंकि ये इसी के अबाउट रोटेट करेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन में यहां दे दिया हूं, ये टॉपल करेगा तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा ना जी, ध्यान दो जरा सा, ये पलटेगा तो क्या होगा, ये ऐसे उठ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे न हो जाएगा जी। रुको मैं दिखाता हूँ, दूसरे दूसरे इसमें बनाता हूँ, इसमें तो मैंने एफबीटी बनाया हुआ है, ये जो ऐसा है, ये पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही ना होगा, रोटेट होगा तो जी, और धीरे धीरे गिर जाएगा, तो ये पॉइंट के अबाउट लेना है हमको, क्योंकि मैं ये पॉइंट मेरा कांटेक्ट में है, मतलब मैक्सिमम अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के बाद तो क्लॉकवाइज टॉर्क लो, ये फोर्स का तो क्लॉकवाइज ही आएगा, एफ का तो एफ इंटू बी। अच्छा, अब इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो नॉर्मल, ना तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है, ना ही फ्रिक्शन का टॉर्क है, नहीं नहीं जी, ना तो इसका टॉर्क होगा ना इसका टॉर्क होगा, राइट, तो किसका टॉर्क आएगा, बस क्लॉकवाइज टॉर्क तुमको यही है, क्लॉकवाइज टॉर्क केवल तुम्हारा एफ इंटू बी ही है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका आएगा, सर एमजी का नहीं होगा, एमजी का एंटी क्लॉकवाइज होगा ना जी, वो तो ऐसे ऐसे घुमा देगा ना, ये पॉइंट लोगे तो ऐसे नहीं घुमा देगा, ये एमजी का लेगा तुम, ऐसे ना हो जाएगा, एमजी एफ का ऐसा है, एमजी का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तुम पॉइंट क्यू ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा, एमजी इंटू ए बाय 2। बात समझ में आ रही है, तो फॉर नो टॉपलिंग क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एफ बी इक्वल टू एम जी इंटू ए बाय 2 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और यहां से तुमको ए का वैल्यू जो है 2FB बाय mg आना चाहिए, ए का वैल्यू अगर इससे कम होगा, ए का वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम होगा, उस बॉडी का विड्थ, बॉडी का जो ग्राउंड का टच वाला विड्थ है, अगर उसका इस वैल्यू से कम होगा तो क्या हो जाएगा, टपल कर जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क अधिक हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज उतना हो नहीं पाएगा, बात समझ रहे हो, हाँ सर। तो अब एक मिनिमम वैल्यू ऑफ ए आ गया तुमको फॉर नो टॉपलिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर नो टॉपलिंग, एक सेकंड, नो टॉपलिंग ए इक्वल टू 2FB बाय mg। ठीक है,
बात समझ में आई? इससे कम दोगे वैल्यू ए का, सॉरी इससे कम दोगे तो टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे फोर्स बढ़ाओगे तुमको ए भी बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या जैसे हाइट बढ़ाओगे तो तुमको ए भी बढ़ाना पड़ेगा। ए इक्वल टू देखो तुमको 2FB/mg आ रहा है, ए इक्वल टू 2F, या ऐसा बोलो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FB/mg। तो ए से बड़ा हो जाएगा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो आ ही जाएगा बैलेंस करने के लिए, विथ इससे बड़ा होना चाहिए। इसको एंटरटेन कर पा रहे हो इस चीज को? हाँ सर। कि तुमने फोर्स बढ़ाया तो तुमको इसका ग्राउंड का विड्थ भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि टॉपलिंग नहीं हो, या तुमने हाइट बढ़ाया, एक सेकेंड, तुमने हाइट बढ़ाया तो भी तुमको बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तुमको ए भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो टॉपल नहीं करे। अब समझ में आ गया? समझ में आया? सर ज्यादा ये देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज टॉपल नहीं कर सकते? अरे तो एंटी क्लॉकवाइज यहां थोड़ी ना शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये तुम ज्यादा दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा पहले ही रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग होता है। अगर तुमने ज्यादा दे दिया ए तो नॉर्मल रिएक्शन है कुछ यहीं पे हो जाएगा, उठबे नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो रहा है ना। अगर तुमने, एक सेकेंड मैं बताता हूं, अगर तुमने ए ज्यादा दे दिया, देखो टाइम भी खत्म हो रहा है, अगर तुमने ए ज्यादा दे दिया तो मान लो ए अगर ज्यादा दे दिया तुमने तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहां से रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग होता है ना जी, इसके एज पे नहीं जाएगा। जितना इसको रिक्वायर्ड है, देखो जितना रिक्वायर्ड है उतना पे ही रहेगा। ये यहां से इतना पे ही रहेगा, ये इतना पे ही, जितना जरूरत है उसको। देखो बात समझो तुम, जितना नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करने का जरूरत पड़ेगा इस फोर्स के हिसाब से उतना ही शिफ्ट होगा। ये केस तब का है, समझ में आया अनुभव? when a is greater than a mean equal to 2FB/mg। समझ में आया निशा? कि नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग उतना ही होगा जितना रिक्वायर्ड है। अगर तुम ये फोर्स हटा दो तो नॉर्मल रिएक्शन यहां mg से पास करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं तब तो कोई मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क तो है नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जरूरत कहां पड़ा? जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर दे रहे हो तो रोटेशनल बैलेंस क्रिएट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हो रहा है। शिफ्टिंग ऑफ n occurs to provide to balance the torque of force F, एक्सटर्नल फोर्स F। अगर तुम F नहीं दोगे, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? when no external force F, तब क्या होगा सिचुएशन? तब ये होगा सिचुएशन। तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। हाँ, तब सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स तुमने दिया ही नहीं है तब तुम्हारा mg यूं सेंटर मास से, और नॉर्मल रिएक्शन सीधा तुम्हारा यूं हो जाएगा। n passes through COM, सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? ना तो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन भी नहीं है,
ये सिचुएशन है। सर हाँ बोलो। सर नॉर्मल सर इसलिए शिफ्ट किया तो ताकि टॉपलिंग को घटा रोका जा सके। सके, रोका जा सके, रोका जा सके। तो इसका मतलब मान लो कि अगर इसका विथ जो है कम है तो टॉपल कर जाएगा, विथ ज्यादा है तो नॉर्मल इक्वेशन शिफ्ट करके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क उतना ले आएगा, या काउंटर बैलेंसिंग टॉर्क उतना ले आएगा कि तुम्हारा शिफ्ट ना हो। मतलब इधर फोर्स लगाया तो तुमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, इधर फोर्स लगाया तुमने ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, तुमको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, इधर शिफ्ट होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अनीशा समझ में आया? हाँ ये अगर इधर होगा, अगर तुमने फोर्स इधर से लगा दिया, इधर लगा दिया, तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल को तब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना है, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो नॉर्मल को क्लॉकवाइज टॉर्क देना है, तो इधर इधर शिफ्ट होगा, नॉर्मल इधर शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग इधर है। और अगर तुमने इस तरह का लिया, जो ये वाला केस था, जो ये वाला केस था इधर वाला, तो इधर शिफ्ट हुआ था। बात समझ में आया? हाँ ये मैंने बोला, ये शिफ्टिंग ऑफ एन अकर्स टू बैलेंस द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ। ये तुमको एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने, फ्रिक्शन इधर है, mg इधर है, शिफ्टिंग इधर हुआ, शिफ्टिंग ऑफ n टू बैलेंस टॉर्क ऑफ f। अब टॉपलिंग समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ रोलिंग क्या होता है? रोलिंग हो गया केस परपिचुअल टॉपलिंग का, वहां नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करने का जगह ही नहीं है। रोलिंग जो है क्या है, ध्यान दो, रोलिंग में विथ है ये नहीं है, जीरो, इसलिए हमेशा ये टॉपल ही करता रहता है एक तरह से। अनीशा समझ में आ रही बात? हाँ सर। यहां mg है इधर से, और n जो है हमेशा n को शिफ्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होने के लिए जगह ही नहीं है। केस ऑफ परपिचुअल टॉपलिंग, हमेशा टॉपलिंग ही हो रहा है उसमें। नो प्लेस टू शिफ्ट नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, तुम हल्का भी फोर्स दे दोगे ना, हल्का भी टॉर्क दे दोगे ऐसे, तो ये रोल कर जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि तुम हल्का भी फोर्स दे दिए तो अब इस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा? इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन तब इधर से लग सकता है, इधर आगे, और वो भी एक लिमिट में है। इसको बैलेंस करेगा कि पहले तो ये फ्रिक्शन इधर रहेगा इसको ये करने के लिए। बात समझो कि तुम ये दोगे तो इसको कौन बैलेंस करेगा जी? इसका मान लो तुम इस पॉइंट के अबाउट निकालो, नहीं बैलेंस नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस पॉइंट के अबाउट निकालो तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो हो ही नहीं सकता है। कहीं से है कोई पॉसिबिलिटी? मान लो फ्रिक्शन दिए भी तो तुम ऐसे दिए, मतलब या तो इधर इधर जाएगा या इधर जाएगा। फ्रिक्शन तुम दे भी दिया तो फ्रिक्शन तुम यहां से दिया, तो अभी किसका टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट? केवल और केवल इस फोर्स का, है ना? टाउ जो है क्लॉकवाइज टॉर्क जो है इसमें आ रहा है एफ इंटू 2r, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। नो टॉर्क, नो काउंटर टॉर्क पॉसिबल, इसीलिए रोल करना शुरू हो जाता है।
बात समझ में आई? बोलो। हाँ सर। सर हाँ सर। अनीशा समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सर पूछो फिर इसमें से। तो हाँ बोलो बोलो। सर इसमें फ्रिक्शन तो 0 होता है ना कौन बोल दिया फ्रिक्शन जीरो होता है? इस केस में सर, फ्रिक्शन प्योर जीरो, रोलिंग होता है। रोलिंग के केस में। रोलिंग केस में फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, ये मैंने कब पढ़ाया तुम्हें? प्योर रोलिंग। हाँ प्योर रोलिंग बोल रहा हूं मैं। प्योर रोलिंग में भी फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है। ये मैंने कभी पढ़ाया कि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन जीरो होता है? नहीं सर। फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है। सर इस केस में नहीं होगा जीरो। इस केस में फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो रोलिंग होगा ही नहीं, स्लाइडिंग होगा, सरकेगा। रोलिंग मतलब रोलिंग नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी को तुम ये कैसे करोगे, जीरो कैसे करोगे? अच्छा एक सेकेंड, तुम बोल रहे हो इस केस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एक सेकेंड, हाँ सर। इस केस में तुम बोल रहे हो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्यों नहीं आएगा फ्रिक्शन, मुझे ये बताओ। वो तो डिराइव करके निकालते हैं, क्यों नहीं आएगा? मान लो मैंने प्योर रोलिंग ले लिया, फॉर प्योर रोलिंग मैंने प्योर रोलिंग ले लिया, ठीक है। अगर मैं प्योर रोलिंग लेता हूं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? जीरो, या एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी जीरो, या नहीं, मतलब और बोलूं, ये यही ना होगा अगर